नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। आज जेजेपी पार्टी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब ये खबर फैली कि जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे सरदार निशान सिंह, उन्होंने जेजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये जेजेपी पार्टी के लिए बड़ा झटका है और ये एक शुरुआत मात्र कह सकते हैं जेजेपी पार्टी को जो ये झटका लगा है। ये झटका छोटा नहीं है, ये झटका काफ़ी बड़ा है। और खबर ये भी आ रही है कि कल चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, भाजपा को अलविदा कह देंगे पूरी तरीके से। जो उनकी धर्मपत्नी हैं प्रेमलता जी, वो भी बीजेपी को इस्तीफा बीजेपी से किनारा करके वो भी कांग्रेस पार्टी का दामन है वो थाम लेंगी। लेकिन साथ साथ सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह 3 से 4 विधायकों की चर्चा चल रही है, उनके साथ कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अगर ऐसा होता है तो वो भाजपा के लिए करारा झटका है, वो माना जाएगा। लेकिन सबसे पहले राठी साहब हमारे साथ चर्चा में हैं, उनसे जानते हैं कि सरदार निशान सिंह का जाना जेजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है और जिस तरीके से सरदार निशान सिंह ने पार्टी को छोड़ा है, क्या उसके बाद जननायक जनता पार्टी में अब लाइन लग जाएगी लगातार पार्टी को अलविदा कहने की। राठी साहब, सरदार निशान सिंह जो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और जब तक जेजेपी सरकार में रही हमेशा सरदार निशान सिंह हैं, उनको पूरा मान सम्मान है दिया गया। कभी कोई ऐसी बातें उनकी तरफ से निकल के नहीं आई कि पार्टी में मान सम्मान नहीं है या पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही है। अचानक से जो निशान सिंह जी ने जो इस्तीफा दिया है, इसको आखिरकार इसके क्या सियासी मायने हैं वो निकाले जाएं। आखिरकार चाबी के निशान वाली पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान ने छोड़ ही दिया अपना निशान जी। मुख्य रूप से एक बात थी कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की रणनीति के तहत लोकसभा के प्रत्याशियों का चयन कर रही है और राज्यसभा में किस प्रकार के आदमियों को भेजा जा रहा है, वो एडजस्टमेंट कहीं के निशान सिंह को ये लग रही है कि टोहाना से अगर आपने चुनाव लड़ना है जी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी वहाँ से पहले के थे सुभाष बराला जी, वो भेज दिए गए राज्यसभा। तो रास्ता साफ हो गया किसके लिए कि जेजेपी पार्टी के जो वर्तमान विधायक वहाँ देवेंद्र बबली हैं और मनोहर सरकार में जो मंत्री भी थे, कि उनको एडजस्ट करने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को राज्यसभा में भेजना और बबली की एंट्री जो चुनाव आएगा विधानसभा का, वो टोहाना से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। तो फिर निशान सिंह जी के लिए एक ही पार्टी बचती है, वो कांग्रेस। जजपा की हालत वो वर्तमान में देख ही रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में किस तरह से वो गड्ढे में जाती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। तो ये दिमाग में उनके रहा होगा और उन्होंने बड़ी पीड़ा से भी आज व्यक्त की है कि एक लंबे समय का साथी जो हमारे थे कि उनको हमें छोड़ना पड़ रहा है। वो तो बल्कि इनके संस्थापकों में से एक थे, लेकिन राजनीतिक भविष्य राजनीतिक आदमी जरूर देखता है और वो भविष्य अपना सुरक्षित करने के लिए उन्होंने जेजेपी को आज अलविदा कह दिया और कांग्रेस पार्टी की तरफ उन्होंने सीधा सा संकेत किया कि मैं कांग्रेस में जाऊंगा। राठी साहब, सरदार निशान सिंह का जो ये इस्तीफा हुआ है, क्योंकि पूरे 5 साल है उनको पूरा मान सम्मान दिया गया, कभी कोई ऐसा बयान उनकी तरफ से नहीं आया कि पार्टी में उनके साथ कुछ दिक्कत है या उनका मान सम्मान नहीं हो रहा है। तो सरदार निशान सिंह ने जो रिज़ाइन आज जननायक जनता पार्टी से दिया, जो झटका उन्हें लगा है, क्या ये उसी तरह का धोखा जेजेपी पार्टी को मिला है जो धोखा किसान कहते हैं कि उन्हें दिया गया था, हरियाणा प्रदेश की जनता को दिया गया था कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उसके बाद बीजेपी के साथ चले गए, जैसे को तैसा कहेंगे इसे? इतिहास अपने आप को दोहराता है। उस समय जजपा नेताओं को जो घमंड था वो 7वें आसमान पर था कि नई नई पार्टी का गठन हुआ था, जिस प्रकार से लोगों का रुझान उनकी तरफ बढ़ा था और 10 सीटें उनकी विधानसभा के अंदर आ गई थी, सत्ता के भागीदार हो गए। किसान आंदोलन जब चला, सभी जेजेपी के नेताओं ने, दुष्यंत हो, दिग्विजय हो, अजय सिंह चौटाला हो, नैना चौटाला जी हों, किसी ने किसान आंदोलन का समर्थन नहीं किया। कभी इनको किसी प्रकार की संज्ञा दी गई, कभी किसी प्रकार की संज्ञा दी गई। लेकिन आज जब चुनाव नज़दीक आया, उस समय भी इनको ये पता था कि 5 साल बाद जनता के बीच में जाओगे, इनको जाना पड़ेगा लोकसभा के लिए। वैसे तो 5 साल, लेकिन 4.5 साल हरियाणा प्रदेश की सरकार के अंदर ये भागीदार रहे। उसमें आज नैना चौटाला जी भी अक्षमा याचना किसानों से कर रही हैं और ये आरोप लगा रही हैं कि ये तो बीजेपी का विरोध है और बीजेपी का विरोध के कारण हम सत्ता में थे इसलिए हमारा भी विरोध हो रहा है। और फिर कह रही हैं कि
अगर कोई गलती रही है तो हम किसानों से बैठ करके सुलह करने को तैयार हैं और मैं माफ़ी मांगती हूँ। और इसी प्रकार के आरोप जो है कल और परसों जो है दिग्विजय ने भी लगाए थे कि बीजेपी का विरोध है, ये तो खट्टर सरकार से लोग नाराज़ थे और इसका शिकार हम हो रहे हैं। तो जहाँ सत्ता के सुख इन्होंने जो मड़ाई साथ खाई थी भाजपा के, और किसान आंदोलन के कारण जननायक जनता पार्टी को किसी भी रूप से बचने का तरीका नहीं रहा। और आज तो अजय सिंह चौटाला की भी एक स्टेटमेंट आई हुई है कि अगर ओम प्रकाश चौटाला जी हमें कहें वो पहल करें तो हम कल ही हमारा परिवार एक हो सकता है। यानी कि संकट की घड़ी जब आई, उस पब्लिक का जब सामना करना पड़ रहा है, तो अपने पिताजी भी याद आ रहे हैं और अपने भाई भी याद आ रहे हैं, परिवार के अन्य लोग भी याद आ रहे हैं, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता भी याद आने लगे। निशान सिंह मलाई खा के तो निशान सिंह भी जा रहे हैं रठ साहब। फिर देखो, निशान सिंह के पास कोई बड़ा पद नहीं था, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जरूर थे। वो इनकी एक अपनी सेटलमेंट होती है नेता की कि जिस पार्टी के साथ विचारधारा रही है, उन्होंने तो अपनी टिकट का बलिदान भी तो दिया था। टोहाना से प्रत्याशी वो थी, देवेंद्र बबली तो जो है वो उसी समय आए थे, कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने जा करके जेजेपी की टिकट ले ली। और वो त्याग अगर किसी ने किया था तो निशान सिंह ने किया था, और पार्टी के संस्थापकों में एक थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्मान दिया गया। लेकिन बाकी किसी कारपोरेशन की चेयरमैनशिप वगैरह या कोई बड़ा ओहदा उनके पास नहीं था। ये शुरुआत है निशान सिंह के जाने के बाद। ऐसी संभावनाएं, मतलब आप मानते हैं ऐसी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं तो अब एक लंबी कतार लगेगी लगातार जेजेपी को छोड़ने वालों की। वो शायद ही दुष्यंत चौटाला है संभाल पाए, अब जिस स्थिति में पार्टी है वो आ चुकी है। इसकी शुरुआत पीछे चौधरी देवीलाल की जयंती जो हुई थी 25 सितंबर के आसपास हुई थी, जब जोलाना कौनसी जो जींद जिले के अंदर जो विधानसभा आती है, वहाँ की पूरी जेजेपी टीम ने रिटर्न में समय दे करके वहाँ के जो जेजेपी के विधायक हैं जोलाना के, उनके खिलाफ लिख करके दिया था कि हम पार्टी छोड़ देंगे। उनकी सुध नहीं ली गई और उन्होंने पूरे ग्रुप ने एक जोलाना विकास मंच के नाम से एक मंच बनाया और सभी ने पार्टी छोड़ दी। बाद में वो इनेलो में चले गए, शुरुआत वहाँ से हो चुकी थी। सोनीपत के पीछे भी एक पदाधिकारी इनके चले गए थे। फिर अब जो सिलसिला शुरू हुआ है, जैसे आज फतेहाबाद से इनकी पार्टी की महासचिव थी कोई महिला, उन्होंने भी जेजेपी छोड़ दी। निशान सिंह ने भी छोड़ दी। कोई एक शैनी थी, कोई जिला परिषद की मेंबर थी या पार्टी की किसी प्रकोष्ठ की अध्यक्ष थी, उन्होंने भी जेजेपी को अलविदा कह दिया। और ये शुरुआत हो चुकी है। रोज़ाना आप देखोगे तो इसी प्रकार के ये सुगबघाट चलती हुई रोहतक और झज्जर में भी आपको शायद जल्दी देखने को मिले कि एक धड़ा यहाँ से भी जेजेपी को अलविदा कह जाए। संजय कबलाना को छोड़ देनी चाहिए अब। संजय कबलाना का देखो, आज लोकसभा का चुनाव है, अभी कोई प्रत्याशी भी नहीं आया, उनके नाम भी पीछे चर्चा हुई थी, लेकिन अभी तक इस प्रकार की संभावना मैं नहीं मानता। वो इंतज़ार करेंगे। बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं जेजेपी के जो वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। जी, जल्दी ही छोड़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। संभावनाएं लग रही हैं। अब जनता के अंदर खुद दुष्यंत चौटाला जा रहे हैं, उनका विरोध, बाकी और उनकी पार्टी के बड़े पदाधिकारी जा रहे हैं, उनका विरोध। तो ये तो लोगों को लग ही रहा है कि लोकसभा चुनाव के अंदर जेजेपी का जितना विरोध होगा गाँव के अंदर, शायद किसी भी पार्टी का ना हो। और चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, कल भाजपा से अपना इस्तीफा देके राठी साहब वो भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी है पूर्व विधायक प्रेमलता जी, वो भी कांग्रेस पार्टी को हैं, वो ज्वाइन कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि 3 से 4 विधायक हैं भाजपा के खेमे के हो सकते हैं, वो भी कांग्रेस है ज्वाइन करेंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ। इस बात में कितना दम आपको नज़र आता है, और क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह ये मादा रखते हैं कि 3 से 4 विधायक अन्य पार्टियों के लेके वो कांग्रेस में शामिल होंगे? आप क्या मानते हैं? उन्होंने अपना इस्तीफा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया है और अब वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसकी पटकथा तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब उनके बेटे बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। ये निश्चित हो गया था कि वीरेंद्र सिंह जी और प्रेमलता जी भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। जहाँ तक 3-4 एमएलए का वो दावा कर रहे हैं, तो एक मेरा मानना जरूर है कि सीटिंग एमएलए उनके साथ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अभी 6 से 7 महीने का समय बचा है। और राजनेताओं का जो चक्कर होता है, जो प्रेम होता है उनको, वो मुख्य रूप से कुर्सी से होता है। और उन विधायकों को ये पता है कि आज तो तुम एमएलए बने बैठे हो, क्या पता आज अगर दूसरी पार्टी में आप जाओगे पार्टी छोड़ के, तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। और दूसरा चुनाव 6 महीने के बाद आएगा, तो 6 महीने की सुख सुविधा वो नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ही पीछे जब इनेलो के अंदर टूट हुई थी, जेजेपी पार्टी का गठन हो रहा था,
जो विधायक उस समय के इनेलो के जेजेपी में गए, उन्होंने किसी ने पार्टी छोड़ करके जेजेपी ज्वाइन नहीं की। हाँ, दुष्यंत ने भी लोकसभा की वो चीज है वो छोड़ी नहीं थी, लोकसभा सांसद और थे। बल्कि अभय सिंह ने उस समय कहा था, नैना चौटाला ने कहा था कि हम अपनी पार्टी से निकाल दो, उन्होंने कहा था कि आप खुद इस्तीफा दे दो। यानी कि दोनों अपने दावे और तर्क संगत बात कर रहे थे। अगर आप पार्टी ज्वाइन करेंगे तो सदस्यता उनकी चली जाएगी, दूसरा निकालेगा तो 6 महीने के बाद वो जा सकते हैं। तो ऐसा हुआ नहीं था। इस प्रकार भी ऐसा है, सीटिंग विधायक मुझे नहीं लगता वीरेंद्र डुमरखा के साथ ज्वाइन करेंगे। 2-4 एक्स एमएलए जरूर हो सकते हैं जो इनके पुराने राजनीतिक पुराने साथी रहे हैं, हो सकता है इनके साथ कांग्रेस में चले जाएं। और अब तो एक सिलसिला सा हरियाणा प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस ज्वाइन करने का जो वो चल ही चुका है। चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ ही और विशेषकर भूपेंद्र हुड्डा गुट की तरफ ही उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है कि आने वाला समय शायद भूपेंद्र हुड्डा का होगा, कांग्रेस का होगा। राठी साहब, राजनीति का कैसा दौर आप कहेंगे? ये वही चेहरे बार बार इधर से उधर जगह बदल रहे हैं जो पहले कभी कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। जब मोदी साहब का उदय हुआ, भाजपा का उदय हुआ, तो इन्होंने भाजपा की तरफ है वो पलटी मार दी, अब कांग्रेस की तरफ वापस आ रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये राजनीति का सबसे खराब दौर है, कहा जा सकता है, जिसमें नए चेहरों के लिए, शायद एक किसान के बेटे के लिए, एक आम परिवार के बेटे के लिए, शायद क्या हरियाणा प्रदेश में राजनीति की जगह आप नहीं मानते, या तो पैसे वाले लोग हैं वही राजनीति कर पा रहे हैं, क्योंकि वही चेहरे एक जगह से दूसरी जगह हैं वो जाते रहते हैं। कैसा दौर इसे आप राजनीति का मानते हैं? ये सिलसिला आज से शुरू नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक देश पे शासन कर रही थी तो जयप्रकाश नारायण जी ने और लोहिया जी ने एक मिशन चलाया था और 1977 के अंदर समूचे देश की जो विपक्षी पार्टियां थी वो एक मंच पे आई थी जी। और उन्होंने जा कर के जनता पार्टी का गठन किया और कांग्रेस को देश की सरकार से बाहर किया। लेकिन उसमें जो चंद नेता उभर करके आए, जो जनता पार्टी बनाई थी उसके अंदर विघटन हो गया। उसी में से भाजपा बनी, उसी में से समाजवादी नेता भी थे, उन्होंने अलग बनाया। लालू प्रसाद यादव का अलग हो गए, हाँ। कम्युनिस्ट अलग हो गए। मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी अलग पार्टी बनाई, लालू जी ने अपनी अलग बनाई, उधर से देवगौड़ा जी ने अपनी अलग बनाई और एन टी रामा जी ने अपनी अलग बनाई। चौधरी चरण सिंह भी अलग अलग दलों का गठन करते रहे और चौधरी देवीलाल जी ने भी अलग पार्टी का गठन किया। तो जो पार्टियां अक्षेत्रीय पार्टियों के रूप में प्रदेशों में पनपी, जनता ने भरोसा किया, फिर उन पार्टियों का परिवारवाद बढ़ गया जी। अब चौधरी देवीलाल के परिवार से ही देखो, चौधरी देवीलाल बड़े नेता रहे हैं, जननायक रहे हैं, महान नेता रहे हैं, बड़ा इज्जत से, अदब से उनका नाम पूरे हिंदुस्तान के राजनीति के अंदर लिया जाता है। उनके 4 बेटे थे, 4 बेटों में से 3 बेटे जो है उनके पूर्ण रूप से राजनीति में रहे। ओम प्रकाश चौटाला जी भी विधायक रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, प्रताप सिंह जी भी रहे और रणजीत सिंह आज मेंबर पार्लियामेंट में पहले एमएलए और मंत्री भी रहे। खाली जगदीश एमएलए नहीं, उन चुनाव नहीं लड़ा था। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी के बेटों को आप देख लो, अजय भी और अभय भी, दोनों एमएलए भी, एमपी का चुनाव भी लड़ रहे हैं। फिर उनकी अजय की धर्मपत्नी को आप देखिए, 2 बार से विधायक हैं। उनके बेटे दुष्यंत एमपी भी रहे, डिप्टी सीएम भी रहे, दिग्विजय ने भी ट्राई मारी एमएलए के लिए, कहीं आदित्य मैदान में हैं, कहीं अब सुनैना चौटाला जी आ गई हैं। और इसी प्रकार का जो सिस्टम चला वो चौधरी बंसीलाल परिवार में चला, चौधरी भजनलाल परिवार में चला, मुलायम परिवार में चला, आपके लालू परिवार में चला। तो जनता इन्हीं नेताओं को ढो रही है जी। जो पढ़ा लिखा वर्ग, जो प्रशांत किशोर ने आज एक नया दल बनाने की वो सोच रहे हैं, बिहार के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, उनकी सोच ही यही है। और उनकी सोच का मैं इसलिए सबसे बड़ा कायल हूँ। वो एक बात कहते हैं कि बिहार का युवा फला इंस्टीट्यूट में पढ़ करके आईएएस बनता है और आईएएस की जॉब उसको दूसरे प्रदेश के अंदर मिलती है तो उस प्रदेश का सुधार करता है जहाँ वो अधिकारी लगा है। अपना बिहार पीछे छूट गया। हम पढ़ करके अधिकारी तो बन गए, अगर हम पढ़ाई में ज़्यादा सक्सेस नहीं होते, अगर हम राजनीति में आ जाते ना तो हम ज़्यादा सुधार देश का भी प्रदेश का कर सकते थे। समझदार व्यक्ति राजनीति में आना पसंद नहीं करता। अब तो अनपढ़ आदमी को लोग ये भी कहने लगे इसके साथ भाई बहस मत करो, क्या पता कल मंत्री बन जाए जी। इस प्रकार के अपवाद चल रहे हैं। लेकिन इस सिस्टम को थोड़ा सा जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी देखना चाहिए कि दल बदलुओं से टिकट देने से वो परहेज करें। और जनता की मजबूरी हो जाती है कि चंद नेता वो ताकतवर, वो पैसे वाले, वो
पीछे कभी उस पार्टी में रह के काम किए, कभी उसमें किए, वोट तो उनको किसी न किसी एक को तो चुनना पड़ेगा। ये ऐसी चीज़ है नहीं वोट के आदमी इसका घर पे कोई प्रयोग कर ले, वो तो 5 साल में एक मौका मिलता है। तो इस प्रक्रिया के ऊपर तो राजनीतिक दल सोचें, या कोई इस प्रकार का कानून आए भारत के निर्वाचन आयोग की तरह से कि एक आदमी 2 चुनाव लड़ सकता है या 3 लड़ सकता है, चाहे हार हो चाहे जीत, तो बाकी चुनाव वो लड़ नहीं सकता। ये बदलाव, इस चीज को, मुहिम को तब रोका जा सकता है। करनाल सीट पर भी राठी साहब कांग्रेस की तरफ से एक नया नाम दिया गया है, फिल्म अभिनेता संजय दत्त का नाम है, वो भी पैनल में शामिल कर लिया गया। जबकि अब तक ये बातें आ रही थी कि वीरेंद्र मराठा जी का दावा है वो बेहद मजबूत हो चला है, और उन्होंने एक कार्यकर्ता मीटिंग है वो भी वीरेंद्र मराठा जी ले चुके हैं, जिससे साफ साफ ये संदेश जाता था कि लोकसभा चुनाव को लेकर अब वीरेंद्र मराठा जी का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। लेकिन फिल्म अभिनेता संजय दत्त का नाम है राठी साहब, जो करनाल से चलाया गया है। इसमें क्या वीरेंद्र मराठा जी का पक्ष कमजोर हो गया है? संजय दत्त को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने आखिरकार क्यों कांग्रेस है वो लड़वाना चाहती है? कल रात को देर रात मेरी वीरेंद्र मराठा जी से फ़ोन पे बात हुई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि टिकट आपकी कन्फर्म है कि नहीं है, कि उन्होंने माना था कि काफ़ी हद तक तो मैं कन्फर्म मान रहा हूँ, लेकिन राजनीति है, मेरे साथ पीछे भी धोखे होते रहे हैं, ऐसा ना हो कि एक धोखा और हो जाए। लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग के अंदर वो एक बात ज़रूर कह रहे हैं कि मेरा प्रयास और शरद पवार जी का प्रयास है कि मैं आपका नॉमिनेशन करवाने जरूर आऊँगा, और मेरा प्रयास है कि आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। लेकिन इस प्रकार की अगर बात नहीं बनती तो एक नया संकेत और वहाँ उभर करके आ रहा है जी, और वो संकेत आ रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल, बीएसपी और वीरेंद्र मराठा जी की एनसीपी, कि ये तीनों पार्टियों का मैं सामूहिक रूप से प्रत्याशी हो सकता हूँ। और ये समझौता हरियाणा के अंदर हो सकता है, अगर एनसीपी इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं बनी तो ये 3 दल समझौता करके लोकसभा के लिए चुनाव मैदान में आ सकते हैं। तो अगर इस स्थिति में वीरेंद्र मराठा जी वहाँ आएंगे करनाल से, तो भी रोचक मुकाबला होने की पूरी संभावनाएं हैं। वहाँ इस स्थिति में जो 3 दलों का समझौता होगा, बीएसपी का, अभय सिंह का और एनसीपी के वीरेंद्र मराठा अगर कैंडिडेट आते हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ नंबर 3 पे बिछड़ जाए। अगर कांग्रेस के समर्थन से वीरेंद्र मराठा जी आते हैं तो बड़ा कांटे का मुकाबला वहाँ देखने को मिलेगा। पिछले काफ़ी समय से राठी साहब, हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि अभय चौटाला और वीरेंद्र मराठा जी की कई बार फ़ोन पे बातचीत भी हुई है, और अभय चौटाला समझते हैं बाखूबी कि वीरेंद्र मराठा के आने से पार्टी है वो मजबूत होगी। तो ये दावा अगर कांग्रेस से नहीं मिलती तो फिर निश्चित तौर पर वीरेंद्र मराठा जी, अभय चौटाला और जो आप बसपा का गठबंधन है वो बता रहे हैं वो होगा, तो फिर सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा, फिर सीधा कांग्रेस को होगा। और इस चीज़ का कांग्रेस को भी पता है कि वीरेंद्र मराठा जी वहाँ एक मजबूत प्रत्याशी हैं, लेकिन वो पार्टियों की अपनी रणनीति होती है। क्या पता वहाँ का जो स्थानीय नेता हो वो इस शंका में बैठ जाए कि अगर मराठा जी आज मेंबर पार्लियामेंट गठबंधन में आकर बन गए तो भविष्य तुम्हारा कांग्रेस के अंदर सुरक्षित नहीं रहेगा। राजनीति कई प्रकार से चलती है, और बड़े नेता जो होते हैं, जो दरबारों की राजनीति करते हैं, वो अपनी इस बात को समझाने में हाईकमान को कई बार सफल भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई हरियाणा का दल नहीं है जिसके पिछले जो बायोग्राफी और जो इतिहास वीरेंद्र मराठा को रहा है कि उसको कोई दरकिनार कर सके और उस चीज़ से कोई वाकिफ ना हो। उनका एक अपना जनाधार है, अपना एक वोट बैंक है, अपना एक समाज के अंदर मान सम्मान है। उस मान सम्मान को कौन कैच कर पाता है, उस वोट बैंक को कौन अपनी तरफ ज़्यादा खींच पाता है, वो कांग्रेस के लिए भी एक सुंदर अवसर है। अगर कांग्रेस इस बात को चूक गई तो अभय सिंह चौटाला तो मेरे हिसाब से निश्चित रूप से उसको कैश करने का प्रयास करेंगे। जी, अनिल विज की नाराजगी है राठी साहब, वो थमने का नाम है नहीं ले रही है। आज भी उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से जो मोदी परिवार है उसको है उन्होंने हटा दिया है। अब बयानबाजी भी उनकी लगातार है, वो इस बात के संकेत दे रही है कि वो बेहद नाराज हैं, और सत्ता के गलियारों में ये बात भी अब चल रही है कि क्या अनिल विज भी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। तो ये जो बीजेपी जेजेपी के साथ जो चल रहा है राठी साहब, एक कहावत है कि कई बार चुनावों में लहर है वो चुनावों से 10 दिन पहले भी वो बदल जाती है। 400 पार का जो नारा दिया गया हरियाणा में, 10 की 10 का जो नारा दिया गया था, वो अब से कुछ दिनों पहले तक बेहद मजबूत लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, क्या आप मानते हैं कांग्रेस के पास एक सुनहरा मौका है लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करने का, ना केवल रोहतक सीट में बल्कि पूरे हरियाणा में? अभी तक भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल कांग्रेस के ऊपर एक आरोप लगाते थे कि कांग्रेस पार्टी टुकड़ों में बटी हुई पार्टी है, कई गुट हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं न कहीं स्वयं ये संकेत देने लग गए हैं कि उससे भी बुरी स्थिति आज भाजपा के अंदर हो गई है। मनोहर लाल खट्टर जी का बयान आपने सोशल मीडिया पे कल सुना होगा कि
ब्याह शादी के टाइम पे परिवार रूठ जाते हैं, उनको मनाने का प्रयास किया जाता है और हम मनाएंगे। तो सीधा सा इशारा उनका कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई की तरफ था। और जहाँ तक अनिल विज की बात है, कार्यकर्ता मीटिंग में किसी में वो नहीं जाते, वो कहते हैं कि नेता जाते हैं, मैं तो साधारण वर्कर हूँ। और आज इस प्रकार से जो मोदी परिवार का जो अभियान बीजेपी ने चलाया था, कभी वो उस परिवार में एंट्री ले जाते हैं, उसको ज्वाइन कर जाते हैं, कभी एग्जिट कर जाते हैं। तो इस स्थिति में अनिल विज जी हैं। और पूरे हरियाणा के प्रदेश के अंदर सबको ये पता है कि ये तीन जो बड़े नेता थोड़े से नाराज जो लग रहे हैं कि इनका अपना वजूद है, अपना जनाधार है, जनता के ऊपर सीधी इनकी पकड़ है। इनका तो संकेत मात्र ही भाजपा को ले डूबेगा अगर इन्होंने किसी दूसरे दल की तरफ अगर अप्रत्यक्ष रूप से भी थोड़ा सा इशारा कर दिया। और जैसा आपने बोला, कांग्रेस पार्टी के लिए सुनहरा मौका कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। और आज स्थिति हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव की 10 की 10 जो बीजेपी कहती थी, और उनका मामला आज काफ़ी गड़बड़ झाला मुझे उसमें लग रहा है कि 10 की तो बात छोड़िए, हम 6-4 की बात कर रहे थे। यह स्थिति आज का हिसाब से हमें लगता है कि 5-5 हो चुकी है। जी, 50-50 पर खड़ी है। अब राठौर साहब एक जिक्र कर लेते हैं हरियाणा प्रदेश की राजनीति से। कल बेरी में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली थी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जी, दीपेंद्र हुड्डा और बलबीर वाल्मीकि जी, जयबीर वाल्मीकि जी, राव दान सिंह जी और इसके साथ साथ राव दान सिंह भी है वहाँ पे थे, इंदुराज भालू भी वहाँ पे थे, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान थे, गीता भुक्कल थी, कुलदीप वत्स थे और आनंद सिंह दांगी भी थे। लेकिन एक बात पे काफ़ी हैरानी होती है राठी साहब कि आनंद सिंह दांगी कांग्रेस के एक डिवोटेड नेता माने जाते हैं। एक ऐसा राजनेता, जब पिछली बार एक बात चल रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से इतर अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, उस वक्त भी दांगी साहब ने कह दिया था कि मैं राजीव गांधी की विचारधारा से जुड़ा था और मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी का दामन है नहीं छोड़ूंगा। एक इतना डिवोटेड राजनेता पार्टी की तरफ, एक इतना सीनियर राजनेता जिसकी व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो पर्सनली तौर पर कोई दाग है, हम उनके ऊपर, दांगी साहब के ऊपर नहीं कह सकते। लेकिन राठी साहब, कांग्रेस के जो विधायक हैं, बेरी रैली में आनंद सिंह दांगी को वो सम्मान भी नहीं दिया गया कि जब अपने संबोधन से पहले एक लिस्ट होती है बाकायदा, उसमें आनंद सिंह दांगी का नाम तक नहीं लिया गया। बेरी रैली में आनंद सिंह दांगी का स्पीच तक है वो नहीं किया गया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आनंद सिंह दांगी का नाम है वो नहीं लिया। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा ने नाम लिया, लेकिन वो भी बेहद बाद में लिया। और डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने जिक्र किया। तो क्या जो आनंद सिंह दांगी के साथ जो व्यवहार बेरी रैली में हुआ, ये किस तरफ इशारा वो करता है? एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जब कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गई थी जी, 1987 का 17 जून 1987 का ऐतिहासिक चुनाव प्रदेश में विधानसभा का हुआ था और चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में 85 सीटें लेकर के चौधरी देवीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस की केवल 5 सीटें बची थी जी। और कांग्रेस के तो एजेंट भी गाँव में मिलने, थैला पकड़ने वाले जिसको कहते हैं, वो मिलने भी बंद हो गए थे जी। उसके बाद जो बीच में महम का चुनाव आया, जो प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी बन गए थे और आनंद सिंह दांगी ने उनके खिलाफ संघर्ष किया, उसमें कई प्रकार की जनहानि भी हुई। वो मुकाबला दांगी साहब ने किया और जब कांग्रेस ख़त्म हो गई थी तो राजीव गांधी जी ने संदेशा भेज करके आनंद सिंह दांगी को स्वयं अपनी कोठी के ऊपर दिल्ली बुलाया था और अपने हाथ से 1991 का जो चुनाव विधानसभा का आया 87 के बाद 4 साल बाद ही उसमें सदस्यता दिलवाई थी। कांग्रेस पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को दोबारा हरियाणा में पैदा करने वाला नाम अगर किसी का था, वो आनंद सिंह दांगी का नाम था। 91 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, भारी बहुमत से बनी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय में पार्लियामेंट की टिकट लेकर के आए थे। जो 9 हल्के उस समय पड़ते थे, भादरगढ़ सोनीपत का हिस्सा पड़ता था, एक हमारा सालावास पड़ता था हमारे रोहतक पार्लियामेंट के अंदर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 6 जगह से लोकसभा का चुनाव उस समय हार करके आए थे। केवल 3 जगह से चुनाव जीत करके आए थे, एक रोहतक शहर से, एक कलानौर से और एक महम से। बाकी 6 हलकों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चुनाव हार के आए थे करीब 40,000 वोटों से और वो 40,000 की लीड बराबर करती थी अकेले रोहतक शहर ने। 9800 वोटों की यानी कि 10,000 वोटों के करीब जो जीत आई थी वो कलानौर की थी और चौधरी देवीलाल को भूपेंद्र हुड्डा के मुकाबले 22,000 वोटों की बढ़त चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को महम ने दी थी। पहली बार 1991 में
अगर राजनीतिक भविष्य चमका, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत की शुरुआत जहां से हुई और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश के अंदर गठन की शुरुआत हुई और हुड्डा साहब के लगातार 3 बार MP बनने की शुरुआत हुई, उस शुरुआत के पीछे सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस के उत्थान में हरियाणा प्रदेश के अंदर आन सिंह दांगी की थी। BBC तक इनका नाम गूंजता था, प्रजातंत्र के सजग प्रहरी के रूप में इनकी छवि बन चुकी थी। और आज ये जैसा आपने बताया कि जो वक्ता वहाँ बोले उन्होंने नाम तक नहीं लिया, या तो ये हो सकता है कि मैं तो उस रैली के अंदर था नहीं कि बाद में मंच पे आए हों, लेकिन ऐसे बड़े नेता अगर बाद में भी आते हैं तो पंक्ति में तो अगले में ही बैठते हैं। और आन सिंह दांगे का जुगाड़ ब्योंत, जिसको वोट बैंक जिसको हम कहते हैं, वो ना केवल आज महम हल्के के अंदर है बल्कि रोहतक शहर के अंदर भी है, आपके बेरी के अंदर भी है और आपके झज्जर के अंदर है। इस चीज़ का विशेष ध्यान जो बेरी के रैली के आयोजन करता थे या जो वक्ता थे उनको रखना चाहिए था, लेकिन दांगी साहब अपनी पार्टी के प्रति पूर्ण रूप से डिवोटेड हैं। जैसा आपने बताया कि जब अलग पार्टी बनने का सिलसिला था तो उनमें भी आन सिंह दांगी ने एक बात कही थी कि राजीव गांधी ने मेरी जान को बचाया है, मेरे लिए संघर्ष किया है, उनके हाथ से मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी, मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। तो इनसे बड़ा डिवोटेड नेता मैं कांग्रेस के अंदर नहीं मानता। अगर इस प्रकार की कोई कोताही मंच के ऊपर हुई है तो मैं उसको अच्छी बात नहीं मानता। जी, उनके चेहरे से भी राठी साहब ये साफ झलक रहा था। खैर छोड़िए, केवल एक ये मुद्दा नहीं है राठी साहब बेरी रैली का। चलिए, रैली ठीक थी, एक सफल रैली वो थी, लेकिन दूसरा सवालिया निशान ये भी था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे मास्टर हुकुम सिंह जी, उनको लेकर भी मतलब ये कहा गया कि क्या मास्टर हुकुम सिंह, जिस तरह नायब सिंह सैनी एक डमी CM है, इसी तरह मास्टर हुकुम सिंह भी है, वो इसी तरह के CM वो होते थे। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनके परिवार के लोगों ने और गहरी नाराज़गी है वो उन्होंने वहाँ पर रखी है। ये भी एक काफ़ी सवालिया निशान है जो बेरी रैली के अंदर है, उसमें ये भी एक खास तौर से मुद्दा है जो अब लगातार उठ रहा है। देखो, मास्टर हुकुम सिंह जी हरियाणा प्रदेश के बड़े सम्मानित नेताओं में रहे हैं। 3 बार विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, 2 बार डिप्टी CM रहे, 2 बार डिप्टी CM रहे, चीफ मिनिस्टर रहे जी, और लोहियावादी और समाजवादी विचारधारा के वो धनी रहे। आज इस दुनिया में नहीं है। अगर कोई बात ही की कोई बयान था तो केवल नायब सिंह सैनी के तक ही वो सीमित रहते तो अच्छी बात थी, जो वक्ता थे मंच पे उस समय के जिन्होंने स्टेटमेंट दी है जी। और इस प्रकार के थोड़ा सा ध्यान ये रखना चाहिए था कि आप छोटे नेता नहीं हो, आप भी हरियाणा प्रदेश के बड़े नेताओं में और बुद्धिमान नेताओं में आपकी जो है ना वो गिनती होती है। तो थोड़ा सा बुजुर्ग आदमी थे, सम्मानित आदमी थे, अदब से ही नाम लिया जाए तो ठीक है। राजनीति में कौन डम्मी होता है कौन डम्मी नहीं होता है, जब तक पूरी सत्ता पावर अपने हाथ में नहीं आती तो सारे डम्मी, और जब पूरे पावर अपने हाथ में आ जाती है तो दूसरे डम्मी। ये तो कभी से चलता आया है जी। राठी साहब, कल बेरी रैली में एक तस्वीर और देखने को मिली। पहली बार डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान में वो झलक देखने को मिली कि अब वो चार्म रहा नहीं है। उम्रदराज बिल्कुल लग रहे थे, ना भाषण में वो जोश लग रहा था। हाथ कल कांपते हुए नजर आए, वो कैमरे में साफ दिख सकता है। चाय का प्याला जब उन्होंने उठाया, जब वो मन से भाषण दे रहे थे तो हाथ कांपा, उसको तक है वो नहीं उठा सके। तो कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं बेरी रैली से अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ये एहसास हो चला है कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान अब वो रुतबा बेरी विधानसभा में नहीं रखते कि अकेले उनके नाम से, उनके दम से जो भीड़ जुटती थी, शायद अब वो चार्म है वो गायब है, वो नहीं रहा। दीपेंद्र हुड्डा जी हर एक चीज़ को नोट करते हैं जी। और जैसा हमने रैली की फुटेज देखी, विजुअल देखे, उसमें एक चीज़ और भी मैं आपको बताता हूँ। जो कल की बेरी रैली थी, भीड़ के हिसाब से वो संतोषजनक भीड़ तो थी जी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उच्च स्तर की रैली थी। अभी हाल के अंदर माछरौली में कांग्रेस की रैली हुई थी, बेरी में हुई है और महम में हुई थी 17 तारीख की। महम की रैली की आधी भीड़ थी ये जी। जो महम की रैली अभी हुई थी पीछे हुड्डा साहब की, उस रैली की भीड़ कम से कम भी 8 से 9 हज़ार आदमियों के आसपास थी जी। पूरा जोर आन सिंह दांगे ने उनके बेटे ने लगा रखा था, जोर तो यहाँ डॉक्टर रघुवीर ने पूरी टीम ने लगा रखा था। लेकिन उस रैली की तुलना में रैली ये सफल थी, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी जितनी महम के अंदर थी। अब 14 की रैली फिर झज्जर के अंदर है, गीता भोकड़ जी प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं इसके अंदर और कितनी भीड़ वो जुटा पाएंगे। और जहां तक रघुवीर सिंह कादियान जी का है कि भाई वो जोश नहीं रहा, वो तो उनके भाषण से झलक भी रहा है और वो बार बार जनता से कहते नजर आए, भाई तालियां बजाओ भाई, तालियां बजाओ भाई।
मतलब अपने ही भाषण में कभी वक्ता ये डिमांड करता हुआ मैंने नहीं देखा कि आप तालियां बजाइएगा। कहीं न कहीं उनको भी उम्र दराज होने का थोड़ा सा एहसास शायद हो चला हो, लेकिन वो भी कांग्रेस के हुड्डा साहब के प्रति निष्ठावान नेता रहे हैं, 6 बार के विधायक हैं और कंटिन्यूस जीतते आ रहे हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमान फैसला लेगा उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी चलेगी। हमें तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कभी कभार वीडियो बनाते हैं, किसी नेता के प्रति अच्छी बात कहते हैं तो हमारे को एक टेलीफोन बड़ा अच्छा लगा भाई, कभी उसके विरोध की बात आ जाती है तो वही नेता रूठ जाते हैं, फिर दूसरे खुश हो जाते हैं। कभी उनके खिलाफ बोले तो वो नाराज, उनके खिलाफ बोले वो नाराज। हमें तो नाराज, हमारे से तो नाराज नेताओं ने रहना ही रहना है जी। तो ओवरऑल मिलाकर के अपना प्रयास ये है, अपने चैनल का भी प्रयास ये है कि सच्चाई से अपने दर्शकों को और अपने श्रोताओं को जो है वो अवगत कराते हम समय समय पर रहें, यही हमारा प्रयास है। और कोई बात सच्चाई की हम कहते हैं तो किसी नेता को या उसके कार्यकर्ताओं को ये बुरा भी नहीं मानना चाहिए। हमारा काम है एक सच्ची बात बताना। आज किसी के पक्ष की आई है, हो सकता है कल उसके विरोध की भी आ जाए। कल आज किसी के विरोध की छोटी मोटी बात आई, वो भी जायज़, तो हो सकता है कल उसके पक्ष की भी बात आ जाए। थोड़ा सा संयम भी रखें और धैर्य भी रखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राठी साहब तमाम बातचीत के लिए। तो आज ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर हमने खुलकर राठी साहब से चर्चा की है। जेजेपी पार्टी में ये बड़ी शुरुआत वो हो चली है और जैसे जैसे चुनाव आएंगे, विधानसभा चुनाव तो अभी काफ़ी दूर हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आएंगे तो ये संभावना अब मतलब काफ़ी बन गई है ये संभावना अब कि लोकसभा का चुनाव नज़दीक आते आते जननायक जनता पार्टी में एक झड़ी है वो लग जाएगी और उसको रोकना शायद अब दुष्यंत सिंह चौटाला के बलबूते की बात नहीं होगा। और आज नैना चौटाला ने भी ये कहा कि हम किसानों से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि किसी भी पार्टी को जो उनका मुख्य कोर वोट बैंक होता है, जननायक जनता पार्टी का जो मेन कोर वोट बैंक था वो किसान वोट बैंक था और उसी किसान वोट बैंक को ना केवल जो नीतियां थी, आंदोलन था, ना केवल उसने उनसे दूर ले गए बीजेपी का, ना केवल जब साथ दिया था इन्होंने सरकार बनाई, ना केवल यही बात है बल्कि जो बयानबाजी लगातार किसानों के जख्म को कुरेदने का काम है वो लगातार करती रही। किसान आंदोलन को बीमारी बताते रहे, लगातार किसान शहीद होते रहे, लेकिन ये लोग बोलते रहे कि कानून वापस लेने के लिए नहीं होते हैं। ये किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी के लिए ये भाषा बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब एक लचीला होता है, एक सहनशील होना होता है और एक नेता को सहनशीलता से काम लेना चाहिए। इसे तानाशाही कहते हैं कि कानून वापस लेने के लिए नहीं होते हैं। ये अगर चाइना या जो कम्युनिस्ट देश हैं, अगर आप वहाँ ऐसी भाषा बोलिएगा तो जरूर है वो लोग मान लेंगे कि कम्युनिस्ट देश है भैया। लेकिन भारत जैसे जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और अपने सबसे मेन कोर वोट बैंक को अगर आप इस तरीके से चैलेंज देते हो तो जाहिर तौर पर जो आपके साथ आज हालात हैं वो बिल्कुल यही होने थे। और वैसे भी अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जेजेपी की पार्टी, जेजेपी कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि पूरे प्रदेश की पार्टी हो। जेजेपी पार्टी की हमेशा से एक पॉलिसी रही है, पिछले चुनाव में भी वो लगातार कहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा की एक नीति रही है, रोहतक झज्जर सोनीपत का केवल अपने क्षेत्र का ही विकास करते हैं, जींद में दादरी में जाके ये बात कहते थे। अब अगर जिसकी पूरी संभावना बनती नजर आ रही है, अगर हुड्डा सरकार आती है तो केवल एक काम ये लोग करेंगे, ये जाके महेंद्रगढ़ का एरिया, दादरी का एरिया, जींद का एरिया, केवल वहां जाके एक प्रचार करते हैं किसानों के बीच में कि भैया सारा काम रोहतक झज्जर सोनीपत में हो रहा है। तो उन लोगों को के बीच में ये बात प्रचार करके दोबारा से है ये लोग खड़ा होते हैं। और पूरे प्रदेश स्तर के ना ये नेता इन्हें कहा जा सकता है, ना प्रदेश स्तरीय पार्टी ने कहा जा सकता है, सिर्फ परिस्थिति और संभावनाओं के दम पर सत्ता हथियाने की एकमात्र पॉलिसी है, आप इसे कह सकते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह कल शामिल हो रहे हैं, वो स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन से बड़े चेहरे हैं वो उनके साथ जा रहे हैं। बेरी रैली को लेकर एक दो बातें थी जो सवालिया निशान लगा, जिसमें आनंद सिंह दांगी साहब के साथ जिस तरह का व्यवहार मतलब वहाँ पे हुआ वो कतई नाजायज है। इस तरह की चीज़ें हैं वो जो हो रही हैं। और डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को पहली बार ये एहसास हुआ और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी एहसास हुआ बेरी अब केवल डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के भरोसे पर नहीं है, वो चल सकती है। इस बात का एहसास भी कल हो गया था। और लगातार नित्य नई नई बातें हैं वो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में चल रही हैं, चाहे अनिल विज साहब का जो नाराजगी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है।
और एक कहावत है कि चुनावी हवा कई बार चुनावों की तिथि से 10 दिन पहले भी बदल जाती है। उसी तरह का माहौल हरियाणा में लगातार बनता जा रहा है। आप सबकी खबर टीवी के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।